तो देखो, इस क्लास को चूंकि लाइव भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का अवसर है कि तथागत कोचिंग संस्थान ने आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसका जो प्रारूप है, पैटर्न है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसका नया बैच आज चालू। तो ये बैच आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में काफी मददगार साबित होगा। इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की मुख्य परीक्षा है, मेंस का एग्जाम है, उसके जो 4 पेपर हैं, तो अपनी कोचिंग तथागत पर चारों पेपरों का अध्ययन कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इसकी गंभीरता को समझें कि 4 के चारों पेपर लगातार पढ़ाया जाना और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का भी आज से बैच चालू होना, तो कंप्लीट पैकेज है और कहीं भी भटकने की आपको जरूरत अब महसूस नहीं होगी। पहली बात, अब आप में से कई एक छात्र इस प्रकार के होंगे जिन्होंने पहले ये परीक्षा दी हुई होगी और कई इस प्रकार के हैं जो इस परीक्षा को निकट भविष्य में देंगे। तो सबसे पहले आप जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सबसे पहले उसका पैटर्न हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, स्टेट लेवल का जो कंपटीशन है, इसमें 3 परीक्षाएं होंगी। एक आपकी होगी प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रीलिम्स का एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। एक होती है मुख्य परीक्षा और उसके बाद आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में IAS का एग्जाम कहते हैं, उससे इस परीक्षा के कुछ अंतर हैं। वो अंतर इस प्रकार के हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में यहां भी 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी का पेपर होगा, एक CSAT का पेपर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां का जो जनरल स्टडी का पेपर होता है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। आपका जो UPSC का पेपर होता है जनरल स्टडी का, उसमें माइनस मार्किंग होती है। तो यहां हमारे यहां माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो 100 प्रश्न आते हैं, आप लगाओ धुआंधार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां तो UPSC में गोला भरने में ऐसे हाथ कपता है, अरे यार कहीं गलत ना लग गया, गलत लगेगा तो सही में से अंक कट जाएंगे। यहां ऐसा कोई प्रेशर नहीं, खुलेआम आपको छूट है। माइनस मार्किंग का कोई मुद्दा प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। CSAT का पेपर होता है, वो क्वालिफाई किस्म का होता है। उसके अंक आपके प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में नहीं जोड़े जाते, केवल उसको क्वालिफाई करना है। हां, हमारे यहां जो स्टेट लेवल का जो कंपटीशन होता है उसके साथ एक वन सेवा परीक्षा भी होती है। फॉरेस्ट एग्जाम जो होता है उसका प्रीलिम सेम होता है, मेंस का उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस अलग अलग है। तो वन सेवा जो परीक्षा होगी, अगर आपने वो भी ऑप्शन भरा है उसमें, तो फिर आपके CSAT के मार्क्स जुड़ेंगे। और जो स्टेट लेवल वाला कंपटीशन है, यानी जो वन सेवा वाला कंपटीशन नहीं है, उसमें आपकी जो मेरिट बनती है वो केवल और केवल आपके सामान्य अध्ययन के पेपर से बनती है और CSAT के अंक उसमें जोड़े नहीं जाते, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हो तो अभी तक का जो परीक्षाओं का ट्रेंड देखा गया था, जो जनरल कैटेगरी है 72, 73, 74, इस तरीके का कट ऑफ रहता था। फर्स्ट टाइम ये 2021 का जो रिजल्ट आया है
इसमें कट ऑफ बहुत ऊपर गया है, 77 गया है जनरल का। और कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब यह है कि अब यह परीक्षा बहुत मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई है, एक एक प्रश्न के मायने हैं। धोखे धड़ाके से अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो मे भी आप 50,000 स्टूडेंट पीछे हो जाएंगे। ओवरऑल जो रेशियो अभी तक निकाले गए हैं, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें लगभग 4.5 या 5 लाख विद्यार्थी बैठते हैं एग्जाम के लिए। तो आप समझ सकते हो कि एक एक प्रश्न की कितनी वैल्यू है, कितना महत्व है। तो मूल मुद्दा यह निकल कर आता है कि हम लोग ज्यादा अंक किस तरीके से प्राप्त करें। बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार आपको अध्ययन करना पड़ेगा, सिलेबस से भटकना नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, यह 2020 में बदला गया है। 2019 तक अलग सिलेबस था और 2020 से नया सिलेबस लागू किया गया है। तो नए सिलेबस में बहुत सारा हिस्सा नया जोड़ा गया है और अभी तक इस नए सिलेबस के अनुसार मात्र 2 परीक्षाएं हुई हैं, एक है 2020 का और 2021 का। तो 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसका तो मेंस का भी रिजल्ट आना है और 2021 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसकी मेंस अभी होना है। तो आयोग के सूत्रों के अनुसार वो परीक्षा फरवरी में होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो जो 2021 की जो मुख्य परीक्षा है और उसके बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा देने को मिलेगी। कौन सी वाली? 2022 वाली, क्योंकि अभी हुई थी 2021 की, अब 2022 की होगी। लेकिन चूंकि शेड्यूल गड़बड़ाया हुआ है इसलिए वो होगी कब जाके 2023 में है वो परीक्षा 22 की। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आयोग के सूत्रों के अनुसार, अभी कुछ दिनों पहले जो न्यूज वगैरह आई थी कि जो मुख्य परीक्षा 2021 की हो जाएगी, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होगी और नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में उसका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, अब संक्षेप में चर्चा मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 6 पेपर होते हैं और अगर आप यूपीएससी से इसका भेद करें तो यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ता। तो 4 जीएस के पेपर होंगे आपके, एक हिंदी का पेपर होगा, एक निबंध का पेपर होगा और यह होती है आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो यह बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब देखो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम दो, वैसे आप लोग जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई का स्तर उस तरीके से रखें कि जो हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं उन सब की परीक्षाएं आप दे सकें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लगभग परीक्षाओं का प्रारूप एक जैसा है, थोड़े थोड़े अंतर आ जाते हैं। ये जो परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट लेवल का कंपटीशन हो जिसको हम लोग पीएससी बोलते हैं, स्टेट लेवल वाली, कुछ एक विषय तो आपको हर जगह पढ़ने ही है। इतिहास है, हर जगह पढ़ना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन है, हर जगह पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी है, हर जगह पढ़ना है आपको। इकोनॉमी है, हर जगह पढ़ना है आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हर जगह पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स है, हर जगह पढ़ना है आपको। तो ये जो विषय हैं इन पर आप अच्छी पकड़ बनाएं।
बहुत अच्छी पकड़ बनाए इन पर। अब उदाहरण के लिए आपकी इन विषयों पर तो पकड़ बहुत अच्छी है। अब एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, आप भरें फॉर्म दें। अब आपका काम क्या रह जाता है? उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी हासिल करना, क्योंकि जो स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं उसमें स्टेट की जानकारी पूछी जाती है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे हैं, पतली सी किताब कोई सी भी पढ़ लो छत्तीसगढ़ की, लो हो गया काम। बाकी तो विषय वही है ना। तो अपने आप को ओपन करके रखो कि आप और स्टेट्स के भी एग्जाम दे सकें। तो यह स्ट्रेटेजी जरूर आप लोगों को अपनाना चाहिए। मुद्दा यही नहीं है कि आप एमपीपीएससी निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो, तो भाई उससे तो बड़ी बात कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आपको दूसरे राज्यों का कंपटीशन देने को मिल रहा है तो उसको भी आप अवश्य दें। अब बहुत बेसिक बातें पुराने विद्यार्थी उसको समझते होंगे, जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अध्ययन अभी आरंभ किया है, तो जो हमको प्रारंभिक परीक्षा में आंसर भरना पड़ता है वो ओएमआर सीट पर भरना पड़ता है। आपको ब्लैक बॉल पेन से गोला काला करना होता है। यहीं बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं। कई एक परीक्षार्थियों के परीक्षा को, पेपर को हल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई विद्यार्थी होंगे पहले वो पूरा पेपर पढ़ते हैं प्रीलिम्स का, फिर वो पेपर में निशान लगाते हैं, ठीक है, पेपर में पूरे निशान लगा लिए, फिर वो बैठते हैं। अब कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो जुगाड़ करते हैं इधर उधर से, क्या है भाई बताओ, नाक पे उंगली करके तीसरा है। अच्छा, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाले पे। फिर उन्होंने भर दिया तीसरा, चलो भैया सामने वाला कह रहा है, ठीक। अब दो तीन और नहीं आ रहे, फिर जुगाड़ करी इधर उधर देख के। मतलब वैसे कोई जान पहचान नहीं होती, लेकिन परीक्षा हाल में बड़ी जान पहचान हो जाती है। भैया क्या इसका बताओ, डी लगा दो। अच्छा श्योर, लगा दिया अभी। अभी दोगे परीक्षाएं तब ऐसा होगा आप लोगों के साथ भी, ठीक है। अब 2 घंटे का टाइम था, अब इसी उधेड़ बुन में 1 घंटा 40 मिनट निकल गया। गोले आपने भरे नहीं है अभी तो जुगाड़ चल रही है ना। अब 20 मिनट रह गए, अब याद आई यार गोले भरने। अब उठाया पेपर, लगे जल्दी 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 जल्दी, कोई गोला बाहर निकल गया, कोई छूटा, कोई नहीं छूटा, और तब तक घंटी बज गई। आपकी सारी की सारी आंसर शीट ले ली गई। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लगा के आए, क्या नहीं लगा के आए, बाहर कैसे मिलाएं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहली बार इस बार के रिजल्ट में ऐसा हुआ है कि ओएमआर सीट भी डाल दी गई थी। ये बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल। हमारे ही कई विद्यार्थी थे, और भी इंस्टीट्यूट के कई विद्यार्थी होंगे, एग्जाम जब दे के आते हैं तो उनसे पूछो कितने सही है, अरे सर 85 है। अच्छा सिलेक्शन 100% सर, चिंता काहे की, पेपर तोड़ दिया, फोड़ दिया, बिल्कुल उधेड़ दिया, क्या था पेपर में। अब आती है आंसर सीट, तो फिर आंसर सीट के नंबर नहीं बताए जाएंगे क्योंकि पोल खुल जाएगी। और अब आने लगी है ओएमआर सीट भी, तो अब तो कोई मतलब बचने का चांस ही नहीं है। अब ओएमआर सीट निकलवा के देखो तो पता पड़ा कई गोले छूटे हुए हैं। ये गोला भरना था, साइड में इतना भरा कि दूसरा भी भर गया, वो कंप्यूटर ने फेंक दी, वो जांचा ही नहीं है। ये दिक्कत, तो ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां बहुत आती हैं। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि देखो पढ़ना लिखना
कोई मायने नहीं रखता। आप यहां बैठ के संविधान पढ़ रहे हो, दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में बैठ के बंदा संविधान पढ़ रहा है, मूल अधिकार वो ही हैं, वो ही मूल अधिकार हैं। वहां के मूल अधिकार बदल नहीं जाएंगे। अनुच्छेद 14 जो है वो यहां आप पढ़ रहे हो, वही अनुच्छेद 14 वहां पढ़ा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इन परीक्षाओं की जो होती है, परीक्षा का टेम्परामेंट, क्लासरूम का टेम्परामेंट। ऐसे हजारों उदाहरण है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं और वो क्लासरूम में इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो आई हुई चीज भी गलत भर के आते हैं और बाहर निकल के उनको सब सही याद आता है। तो ये जो टेम्परामेंट है परीक्षा का, इसको बहुत अच्छे से आपको बनाना है और उसके लिए खुद पर विश्वास होना चाहिए। अभी जो हमने आपको घटना बताई थी ना, वो नहीं करना है कि क्या है सही, हमको जो सही लग रहा है उसको हल करना है। आप ये मान के चलो कि हम विद्वान हैं, परीक्षा हॉल में बैठो तो अब ये मानो कि हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। क्यों पूछें किसी से? तो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और गोले भरने की तरीके बहुत स्पष्ट होना चाहिए। देखो, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उस और एमपीपीएससी, वैसे तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं, किसी पे किसी का तरीका थोपना नहीं चाहिए। तब भी कुछ चीजें सही होती हैं तो उनको बताना भी चाहिए, अगर आपको वो उचित लग रही हैं तो उसको फॉलो करें। जब भी आप पेपर हल करें, उदाहरण के लिए पेपर है, कोई भी, इसरो का पूरा नाम क्या है? आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आंसर आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पता है, ये सही आंसर है। आप टाइम वेस्ट मत करो। आपने देखा 8वें क्वेश्चन का सी है, तत्काल भर दो, आखिरी के 20 मिनट के लिए मत छोड़ो। जो आपको 100% आंसर आ रहा है ना, उसको तत्काल ओएमआर सीट पर आप फिल कर दें। इससे समय की बचत होती है और इससे हमको यह पता पड़ जाता है कि हमारे फर्स्ट राउंड में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जो हमको 110% उनके बारे में पता है कि ये हमारा सही है, उससे कैलकुलेशन भी हो जाती है कि अब कितना और ऊपर बढ़ना है। तो जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ, तो यूपीएससी में तो सिलेक्शन ही बहुत कम नंबरों पर होता है। इस बार तो कट ऑफ 45, 46 इतनी गई थी। एमपीपीएससी में कहानी अलग है। यहां आपको इस बार जो कट ऑफ गया है, अगर उसको हम लोग दिमाग में रखें तो 75+ क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आप रेस में प्रारंभिक परीक्षा को निकालने के शामिल हो जाओगे। इसके अतिरिक्त पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सिंपलिस्टिक तरीका रखो। उदाहरण के लिए, आपने मूल अधिकार पढ़े, प्रामाणिक किताबों से अध्ययन करो, अननोन सोर्सेस, गूगल, व्हाट्सएप, फेक कोचिंग्स, फेक विद्वान, इनसे दूर रहो। हर विषय में प्रामाणिक किताब एक जरूर होती है, उस किताब का अध्ययन करो गहराई से और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद पुराने पेपर देखो। जैसे फंडामेंटल राइट आप लोगों ने पढ़े, मूल अधिकार अच्छे से पढ़ लो, उसकी बाल की खाल तक निकाल के पढ़ लो। अब देखो कि पुराने पेपर में इससे क्या पूछा गया है और उनको हल करो। अब उसमें आपको लग रहा है कि सब स्मूथली हल हो रहा है हमारा, तो समझ जाओ आपने बहुत गहराई से पढ़ लिया उसको। और जहां अटक रहे हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करो। लेकिन एक चीज और याद रखना, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आप गूगल पे एक चीज डालोगे, उसके तमाम आंसर निकल के सामने आ जाते हैं और वहां फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, हमने आपको बताया, प्रामाणिक किताबों का अध्ययन करें आप।
और अगर किसी प्रश्न में विवाद है तो फिर एनसीईआरटी को हम लोग प्रमाण मान के चलते हैं। एनसीईआरटी को इसलिए प्रमाण माना जाता है कि एनसीईआरटी भारत सरकार का प्रकाशन है, भारत सरकार उसके आंसर को सही मान रही है। तो विवादित जो मुद्दा है तो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारियां इसलिए हमने आपको दी क्योंकि ये ना केवल यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, बल्कि आप किसी भी स्टेट का कंपटीशन दोगे तो वहां ये आपको काफी मददगार साबित होंगी। तो टेम्परामेंट अपना लूज कभी भी नहीं करना है क्लासरूम में बैठ के। अब हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे भाई, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और हम यहां पर अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जो इसकी यूनिट 6 है। तो इस यूनिट में देखो क्या क्या है। इस यूनिट का पहला टॉपिक जो है भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। बड़ी अच्छी बात है कि स्पेसिफिक रूप से उन्होंने रख दिया है 1919 का अधिनियम उन्होंने रखा हुआ है और 1935 का। इनको भारत सरकार अधिनियम बोलते हैं, वो भी हम बताएंगे इनको क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम है रोड टू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की ओर, है ना। ये दो जो अधिनियम है इनको ये भी बोला जाता है रोड टू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरदायी सरकार की ओर। तो आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आना चाहिए कि उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखो थोड़ा समझ लो चीजों को। अब जिन लोगों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह पाठ्यक्रम बनाया है तो उन पर क्या टीका टिप्पणी करें। पता नहीं क्या खा पी के उन्होंने बना दिया है, कभी कभी तो ये लगता है। और उसका रीजन है जिन लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन किया होगा कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डेवलप हुआ, तो उसकी एक कहानी है और वो कहानी स्टार्ट होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। कहां से स्टार्ट होती है? रेगुलेटिंग एक्ट से। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पूरे एक तरीके से कानूनों की श्रृंखला हमको देखने को मिलती है। पिटका इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन को अधिक अच्छा बनाने के लिए अधिनियम, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो अधिनियम है, इन अधिनियमों में होता क्या था? एक अधिनियम उन्होंने पास किया रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कुछ कमी रह गई, उसको दूर करने के लिए दूसरा पास किया, उसमें कुछ कमी है, इधर जन आंदोलन चलते रहते थे, मांग होती रहती थी, फिर तीसरा बनाया, फिर यह बनाया। उसके बाद काउंसिल एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। 3 काउंसिल एक्ट हैं। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 का, जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। तो 3 काउंसिल एक्ट हैं और ये 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इनके नाम भी पकड़ के चलना, अभी जब पढ़ेंगे तब आपको विस्तार समझाएंगे। और इनको कहते हैं रोड टू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की ओर। क्लियर? तो अब भाईजान हुआ क्या गड़बड़ है? ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले हैं ना,
इन्होंने बीच में से रख दिया 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। अब कोई भी इंसान अगर आपको 1919 का अधिनियम से पढ़ाना स्टार्ट करे, पढ़ा ही नहीं पाएगा, असंभव बात है। अगर कोई आपको 1919 के अधिनियम से आगे पढ़ाना प्रारंभ करे या 1919 के अधिनियम से प्रारंभ करे तो पढ़ा ही नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल, इसका विस्तार हुआ था। तो आपके दिमाग में यह कुलबुलाहट होना चाहिए कि यह पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल क्या था, कब प्रारंभ हुआ। किसी ने पढ़ा हो तो बताओ। सर 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया था, जहाँ पे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, बिल्कुल, के क्षेत्र में चुनाव होता है तो वहां सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। और वोट कौन देते थे? मुस्लिम ही देंगे। बस बेटा, बिल्कुल सही पकड़े। तो ये क्या था कि ये 1909 में जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म किए गए थे, उसमें अंग्रेजों ने एक चाल चली थी और भारत की, एक तरीके से कहा जाता है कि भारत के विभाजन की नींव इसी एक्ट से डल गई थी, ऐसा बोला जाता है। तो क्या चाल चली थी उन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दे दिया। और पृथक निर्वाचक मंडल यह था कि मुसलमान ही चुनाव में खड़ा होगा और मुसलमान ही उसको वोट देंगे। 1909 में प्रारंभ कर दिया गया। इस व्यवस्था को 1919 में और बढ़ाया गया, क्योंकि जब यह मुसलमानों को दी गई तो दूसरे वर्गों ने भी मांग करना स्टार्ट कर दिया कि हमको भी पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते होंगे इस मुद्दे पर आगे चल के बड़े बवाल हुए हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 30-32 में, 1930 से लेकर 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन में। बताओ भाई क्यों हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसी ने पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री में? है याद किसी को? चलो, क्या था, ये जब 1919 का अधिनियम पास किया गया था, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसमें एक प्रावधान था कि इस कानून की 10 वर्ष के पश्चात समीक्षा की जाएगी। क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, ये कानून सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन उसके पहले ही 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को भारत भेजा था। किसको भेजा था? तो ये व्यवस्था फेल हो गई थी 1919 वाली। अब इसको और भी विस्तार से जब हम पढ़ाएंगे कि 1919 की व्यवस्था में सबसे बड़ी त्रुटि क्या थी। प्रांतों में द्वैध शासन, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, तो वो तो हम पढ़ाएंगे आगे विस्तार से। तो क्या हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन भारत आया, आप लोगों को पता है कि उसका जगह जगह विरोध हुआ था। विरोध होने का कारण ही यह था कि भाई साइमन कमीशन भारतीयों के संवैधानिक भाग्य का निर्णय करने के लिए आया था, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। सारे के सारे उस कमीशन में कौन थे? अंग्रेज थे। और जगह जगह उनका विरोध हुआ। पता है काफी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके विरोध के संदर्भ में। लाला लाजपत राय लाठी से घायल हुए थे,
साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए, है ना, उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिस्प्रस, कहां गठन हुआ था इसका, बताओ भाई। लाहौर। हिस्प्रस, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। कलकत्ता। देखो, पहले एक संस्था बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, इसका गठन कानपुर में हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इसका नाम बदला गया और एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के फिरोजा कोटला में, और उस मीटिंग में भगत सिंह ने प्रस्ताव यह रखा था कि इस संस्था का नाम अब बदला जाए, और उसका नाम क्या रख दिया गया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया था, समाजवादी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उन्होंने फिर बीड़ा उठाया कि हम इस घटना का बदला लेंगे। और फिर आप लोगों ने जरूर भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, जो उनकी टीम थी, मिलके सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो लाला लाजपत राय सैंडर्स की लाठी से घायल नहीं हुए थे। किसकी लाठी से घायल हुए थे? पढ़ो भैया, आप लोग यूपीएससी वाले छात्रों, बताओ किसकी लाठी से घायल हुए थे लाला लाजपत राय? जनरल स्कॉट की लाठी से घायल हुए थे लाला लाजपत राय, है ना। तो मारने का, चटकाने का प्रोग्राम तो स्कॉट का ही था, और वो जो पूरी फील्डिंग लगी थी स्कॉट को ही निपटाने के लिए थी। लेकिन जब वो गए तब मिल गए सैंडर्स, ठीक है, तो सैंडर्स को खत्म कर दिया था। और वो लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है। और उसमें फिर आप लोगों को पता है, बाद में भगत सिंह और उनके साथियों बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा खाली बेंचेस पे बम फेंके थे, गिरफ्तारी कराई थी, अपनी जेल में भूख हड़ताल की थी, वो डिफरेंट मैटर है। एनीहाउ, फिर ये लाहौर जो षड्यंत्र केस था, इसी के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ें। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, विशेषकर यूपीएससी के छात्र तो बहुत अच्छे से उसका गहराई से अध्ययन करें। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि 1927 में साइमन कमीशन आया, किस चीज की जांच करने के लिए, कि जो 1919 का अधिनियम पास किया गया था उसका 10 वर्ष पश्चात रिव्यू होना था। अंग्रेजों ने माना कि यह कानून ठीक नहीं है, इसलिए 27 में ही उन्होंने कमीशन भेज दिया, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी 1930 में। ठीक है ना। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है ना, जो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई थी, उस पर चर्चा करने के लिए फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए गए थे। कहां पर? ब्रिटेन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी काफी विवाद की परिस्थिति पैदा हो गई। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया हुआ था कांग्रेस ने। क्यों चलाया था भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस ने? बताओ भाई, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो। बताओ भाई, किसी ने अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन आंसर होना चाहिए, सटीक।
सटीक आंसर होना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया था? तो देखो, इसको भी समझ लो। देखो, जब ये साइमन कमीशन भारत आया था ना, उस समय भारतीयों ने बड़ा रोष दिखाया, कहा कि हमारे भाग्य का निर्णय करने आए हैं और इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो अंग्रेजों ने बड़े तिरस्कार पूर्वक यह कहा कि भारतीयों में इतनी समझदारी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। भारतीयों में इतनी समझदारी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो भारतीयों को बड़ी गुस्सा आई, चुनौती के रूप में लिया और फिर सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उन सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में तैयार की गई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। क्या तैयार किया गया था? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या भला होती है? एक होता है पूर्ण स्वतंत्रता, जो आज हम लोग हैं, और अगर आज हमको डोमिनियन स्टेटस मिला होता तो हम आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र रहते, लेकिन हमारे ऊपर एक अंग्रेज होता। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता से एक नीचे वाला पायदान, वो क्या कहलाया? डोमिनियन स्टेटस। तो नेहरू रिपोर्ट में एक आ गया था कि डोमिनियन स्टेटस दो भारतीयों को। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की अभी नेहरू रिपोर्ट में। अच्छा, अब 1928 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अब समझ लेना क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया है। तो 1928 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने कहा कि जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई है, वो हमको 1 साल के अंदर प्रदान कर दो, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करेंगे। तो चूंकि अंग्रेजों ने ये 1 साल में नहीं दिया, इसीलिए तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, याद होगा आपको, नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया था। और इसीलिए सविनय अवज्ञा चलाया आंदोलन। तो पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा में उलझी हुई थी, तो कोई गए ही नहीं, है ना। और उसके बाद फिर काफी विवाद पैदा होते हैं। इधर अंबेडकर साहब दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे कि दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाए। तो दलितों को देने से क्या होता साहब? दलित ही चुनाव में खड़ा होता और दलित ही उसको वोट देते। तो अंबेडकर इस पर अड़े हुए थे। वहां काफी पार्टीज के लोग थे। इन गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में आपस में विवाद होते हैं, कोई हल नहीं निकलता। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी तरफ से घोषणा कर देते हैं कि हम दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल देते हैं। अब इस घोषणा से बड़ी खलबली मच जाती है भारतीय राजनीति में। इधर क्या हुआ था? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो चुका था। कब खत्म हुआ था बताओ भाई? बड़ी इंटरेस्टिंग डेट भी है और काफी कंट्रोवर्सी भी उस पर खड़ी होती रहती है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो दिल्ली समझौता हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता जिसको बोलते हैं।
शायद उसकी डेट कंफर्म नहीं है, देख लेना, 5 मार्च 1931 होगी शायद, गांधी इरविन समझौता हुआ था और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। इसको लेके कंट्रोवर्सी क्या होती है? 5 मार्च 1931, डेट याद रखना, 5 मार्च 1931। इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। ब्रिटिश वायसराय थे इरविन, भारतीयों की ओर से गए थे महात्मा गांधी। यह समझौता हुआ था 23 मार्च 1931, डेट याद रखो। क्या हुआ था 23 मार्च 1931 को? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो गांधी जी पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने इन क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया, वो समझौता नहीं करते, अड़ जाते कि पहले इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मुक्त करो, नहीं तो हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने समझौता किया। तो इस पर बहुत आर्टिकल आते रहते हैं, काफी विवाद का मुद्दा है। कई लोगों का कहना है कि गांधी जी ने जानबूझकर, क्या था 1930-31 का समय ऐसा था, भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके थे। सोचें आप लोगों की एज के होंगे, 4 तो भाषाएं जानते थे। कितनी? 4 भाषाएं आती थी 23 साल की एज में। जेल में जब बंद थे, हजारों किताबें पढ़ी थी उन्होंने। भूख हड़ताल की थी। कितने दिन भूखे रहे थे पता है आपको? 84 दिन नॉन स्टॉप। यहां तो 4 दिन में विकेट निकल जाए, 84 दिन तो बहुत दूर की बात है। 84 दिन की भूख हड़ताल की थी भगत सिंह ने। तो इन सब से क्या है, उनका कद उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ऊपर हो गया था। और कई लोगों का कहना है कि गांधी जी इससे थोड़ा खिन्न रहते थे कि भगत सिंह इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए। और भी मजे की बात है, उनके जीवन से संबंधित पढ़ना चाहिए आप लोगों को उनके जीवन के बारे में। फांसी की सजा बोली जा चुकी थी, 24 मार्च को वैसे फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दिन पहले ही 23 मार्च को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अमूमन जब किसी को फांसी दे दी जाती है तो आदमी का दिन एक एक कैसे गुजरता होगा, सोचो आप। रोते हैं लोग, भगवान को याद करने लगते हैं, है ना, मरने वाले हैं। अपने को ये भी पता पड़ जाए 10 दिन मरने वाले, 10 दिन बाद मरने वाले हैं, तो एक एक क्षण हम लोगों का कैसे गुजरेगा, आप खुद सोचो। भगत सिंह का क्या होता है, जब फांसी दी जाती वेट लिया जाता है। भगत सिंह का वेट बढ़ गया था उस तारीख को, उस तारीख तक, मतलब 8-10 किलो उनका वजन बढ़ गया था। कितने जीवट वाले थे कि मतलब फांसी की सुन के लोगों की रूह कांपने लगती है। लेकिन भगत सिंह ने क्या, उनका वजन बढ़ गया, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं थी उसकी। और जब फांसी के लिए उनको बुलाने आए थे तब वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और उन्होंने वो किताब भी उस समय बंद करके रखी थी। और लेनिन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। 1917 में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसको करने वाले थे व्लादिमीर लेनिन। तो वो चलो, वो डिफरेंट मैटर है। तो कहने का कहां हम लोगों की कहानी चल रही थी कि भाई ये जो पृथक निर्वाचक मंडल है ये काफी लंबे समय तक चलता रहा। 1932 में अंग्रेजों ने दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। उससे भारतीय राजनीति में खलबली मच गई। उस समय महात्मा गांधी जेल में बंद थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन
चलाया हुआ था। और जैसे ही गांधी जी को यह लगता है तो फिर गांधी जी पूना की जेल में बंद थे और वहां आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर समझौता होता है पूना पैक्ट। सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच समझौता होता है। उस समझौते में यह प्रावधान किया जाता है कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? सामान्य सीटें होंगी और सामान्य में ही दलितों की सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। आज भी वही है। आज भी हमारे यहां देखो SC ST के लिए है सीटें रिजर्व, तो वो व्यवस्था तब से चली जा रही। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन महाशयों ने ये सिलेबस बनाया है उन्होंने बीच से चीजें उठा के निकाल के रख दी। अब वही दिक्कत आ जाती है अगर हम सीधे 1919 का अधिनियम पढ़ाने लगे और आपको बताएं कि 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, तो आपके दिमाग में सबसे पहला तो प्रश्न यही आएगा कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो उसको पढ़ाने के लिए 1909 का अधिनियम पढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि भले ही वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। और रेगुलेटिंग एक्ट से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब को हम लोग बिल्कुल गहराई से, बारीकी से समझते चलेंगे। और फिर हम लोग कहां पर आ जाएंगे? अपने 1919 के एक्ट पे, और यहां से विस्तार से अपनी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो जो भी पाठ्यक्रम है, भारत शासन अधिनियम 1919 लिखा है, फिर 1935 लिखा है, फिर अगला उन्होंने टॉपिक दिया है संविधान सभा, और बीच का मसला इन्होंने फिर उड़ा दिया है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में, है ना, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो संविधान सभा के गठन तक अंग्रेजों ने कई एक योजनाएं प्रस्तुत की थी इस टाइम फेज में। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 1940 का अगस्त ऑफर, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 की बेबेल योजना और फिर 1946 का कैबिनेट मिशन। फिर 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए थे और संविधान सभा का गठन किया गया। तो बीच वाला हिस्सा भी छूटा है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई एक प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा की सबसे पहले वाली मांग किसने की, क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के संबंध में क्या प्रावधान था, है ना, बेबेल योजना में क्या था, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है कि ये जो भारत के संविधान के विकास की कहानी है, इसके साथ पैरेलल आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते जाना है, क्योंकि वो घटनाएं समानांतर चल रही हैं। एक तरफ तो संवैधानिक सुधार हो रहे हैं और साथ में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी पैरेलल मूव कर रहा है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की अगर समझ अच्छी होगी तो फिर आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज बहुत उपयोगी चर्चा हो गई और आई थिंक इससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। भले ही आप लोगों का माध्यम अलग हो, कई लोग हैं जिनका इंग्लिश मीडियम होगा, कई लोग हैं जिनका हिंदी मीडियम, माध्यम कोई महत्व तो नहीं रखता है ना। हमारे यहां तो विशेषकर इसलिए भी माध्यम महत्व तो नहीं रखता है कि भले ही हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हो, अब घर पे आके सभी लोग अंग्रेजी भाषा में बात नहीं करते। हम लोगों के वहां शुद्ध हिंदी चलती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपकी उसी भाषा पर पकड़ होती है जिस भाषा में आप सोचते हो। तो अगर आप अभी सोचो कि हम यहां से बाहर जा रहे हैं
तो क्या आप अंग्रेजी भाषा में सोच रहे हो कि हिंदी भाषा में? मुझे अपने दोस्त को फोन लगाना है, ये सोचो, क्या आप हिंदी में सोच रहे हो कि अंग्रेजी में? किस में सोच रहे हो बताओ? हिंदी में सोच रहे हो ना? तो आपकी क्या है भाषा? हिंदी ही है। जिस भाषा में हम लोग सोचते हैं ना, वही हमारी भाषा होती है, ठीक है? और तो जिस भाषा में सोचते हैं उससे लाभ लो। कॉन्सेप्ट तो एक ही है, शब्द हैं तो वो हिंदी में भी आ जाते हैं, अंग्रेजी में भी आ जाते हैं। तो माध्यम कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता, चीजें हमारी समझ में आना चाहिए। टाइटैनिक मूवी है, अंग्रेजी में सब लोगों ने देखी, सबको बढ़िया लगी, बिल्कुल। जो थम्स अप थे उनको भी बढ़िया लग रही है। वो क्यों अच्छी लग रही है? वहां कोई माध्यम इंग्लिश मुद्दा ही नहीं है। वहां तो लव स्टोरी इतनी शानदार दिखाई जा रही है कि मतलब एक रिक्शे वालों को भी लग रहा है कि वो भी टाइटैनिक का हीरो है और वो भी अपनी प्रेमिका के लिए उसी तरीके से जान दे देगा जैसे वो लियोनार्डो दी कैप्रियो ने डूब गया था बेचारा। तो भाषा महत्व तो नहीं रखती है, ठीक है? तो नो इशू, उसको हम लोग आगे अपने तरीके से निपटते चलेंगे, ठीक है? तो आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त। कल से अपना टू द पॉइंट, टू द सिलेबस चीजें प्रारंभ हो जाए।